अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज बेसिक्स की कौन सी क्लास है? बेसिक्स की आज कौन सी क्लास है? आज है 29, 9/21 और बेसिक्स की आज क्लास है 5th वन। ठीक है जी, डन। मैंने आप लोगों को जो काम दिया था करने के लिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 3 पे, और एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 आप लोगों ने कर लिए। एक्सरसाइज 1 और 2 आपने कर लिए। हैंड आउट है एक्स्ट्रा, मुझे शेयर कर दें। एक ही है आप लोगों के पास? हाँ, तो 1 बजे दे दें बस। थैंक यू। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 3, प्रिपेयर द डबल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 के हवाले से मैंने आपको एक टास्क भी दिया था, और एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के हवाले से मैंने आपको एक टास्क दिया था। और वो टास्क क्या था? टास्क क्या था कि आपने स्ट्रक्चर बना के क्या बनानी है? एंट्रीज। और फिर मैंने आपसे कहा था कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ स्ट्रक्चर आपने क्या बनानी है? एंट्रीज बनानी है। तो एक्सरसाइज 1 और 2 के हवाले से मैंने आपको टास्क दिया था, और टास्क मेरे ख्याल से आप लोगों ने निपटा लिया है। क्या ख्याल है, हो गया था? अच्छा, अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे। एक्सरसाइज नंबर 3, और एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या है? ट्रांजेक्शन नंबर 1 देखिएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? कैश सेल्स। तो क्या हम लोग बिना स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये वाली ट्रांजेक्शन की एंट्री? बना सकते हैं क्या? अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं, चलें एक्सरसाइज 3 के लिए भी हम स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेके बना लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज 4 से ऑनवर्ड हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे एंट्रीज। तो कैश बिजनेस का क्या है बोलिए? एसेट है जिसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज क्या कर देंगे? डेबिट। और सेल्स बिजनेस का क्या है बोलिए? रेवेन्यू, जिसमें इंक्रीज हो रहा है क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितना अमाउंट? जो भी अमाउंट है मेंशन करते हैं यहाँ पे। इसके बाद नंबर 2, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स, माल बेचा हम लोगों ने उधार पे, तो जब उधार पे बेचा तो सेल्स तो सर हो गई। सेल्स बिजनेस का क्या होता है? रेवेन्यू, जिसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज क्या कर देंगे? क्रेडिट। पैसा आया नहीं है, पैसे की वसूली करनी है, मतलब रिसीवेबल्स, जिसको हम लोग डेटर्स भी बोल सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का, या मैं इसको कह दूं अकाउंट रिसीवेबल। अभी एक अल्फाज मैंने कहा था डेटर्स का, वो भी हम लिख देंगे। फिलहाल अभी हमने क्या नोट किया? रिसीवेबल का हूं, ट्रेड रिसीवेबल का हूं, या अकाउंट रिसीवेबल का हूं, एक ही बात है। सर ये कारोबार का क्या है? एसेट है जिसमें इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे? डेबिट। तो मैं एंट्री बनाऊंगा अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल या रिसीवेबल्स डेबिट A/R, अकाउंट रिसीवेबल शॉर्ट में लिख दिया। और सेल्स को हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट। अमाउंट जो भी है मेंशन कर दीजिए। इसके बाद नंबर 3, कैश परचेज। नंबर 3, कैश परचेज 35,000। माल खरीदा है कैश पे। तो जब भी हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो उसको परचेज से डेबिट करें, परचेज से रिकॉर्ड करें, या तो उसको इन्वेंट्री से रिकॉर्ड करें। हमने पिछली क्लास यानी कि तीसरी क्लास, चौथी क्लास के अंदर इसका डिस्कशन किया था
कि इन्वेंट्री का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है और परचेज का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी हम फिलहाल कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? परचेज का। तो परचेज जो है वो बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस जिसमें क्या हो रहा है? इजाफा। क्या कर देंगे? एक्सपेंस में जब इजाफा होता है कर देंगे डेबिट। और चूंकि हम लोगों ने कैश पे खरीदा है तो कैश बिजनेस का क्या है बोलिए? एसेट जिसमें डिक्रीज हो रहा है क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास, परचेज डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट जो भी है मेंशन कर दीजिए। नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4, क्रेडिट परचेज, साथ साथ कॉपी भी करते जाना है आपने। नंबर 4 इज क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज में क्या होगा? माल हम लोगों ने किस पे खरीदा है बोलिए? उधार पे खरीदा है। माल हम लोगों ने उधार पे खरीदा है, तो उधार पे जब खरीदते हैं या कैश पे खरीदते हैं तो परचेज तो हो रही है। परचेज का तो टाइटल देंगे हम लोग। परचेज बिजनेस का क्या है बोलिए? एक्सपेंस जिसमें क्या हो रहा है? इजाफा। क्या कर देंगे? डेबिट। अब चूंकि माल खरीदा जा रहा है उधार पे तो पैसा गया नहीं है, पैसा जाएगा। तो जब हम खरीद रहे हैं तो हमारी ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, और इस ऑब्लिगेशन को हम लोग किस नाम से मेंशन करते हैं? हमने अल्फाज इस्तेमाल किया पेबल का। हम यहाँ पे ट्रेड पेबल का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे अकाउंट्स पेबल का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे अभी रिसीबल के साथ वर्ड दूसरा बताया, ट्रेड रिसीबल, या लिखा अकाउंट रिसीबल। ठीक, तो रिसीवेबल कहें, ट्रेड रिसीबल कहें या अकाउंट रिसीबल कहें, ये कारोबार का क्या होगा? एसेट जिसमें इजाफा हुआ हमने कर दिया उसको डेबिट। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाते वक्त क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट, जैसे यहाँ पे पहले आया क्रेडिट फिर आया डेबिट, डेबिट आया क्रेडिट आया। स्ट्रक्चर बनाते वक्त हम इनिशियली क्या कर रहे होंगे? कभी डेबिट को पहले पिक कर रहे होंगे, क्रेडिट को बाद में, कभी क्रेडिट को पहले और डेबिट को बाद में। कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर हम बना इसलिए रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि ट्रांजैक्शन से कौन कौन से टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इनिशियल लर्निंग करते वक्त स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं इसमें क्रेडिट स्ट्रक्चर बनाते वक्त, क्रेडिट स्ट्रक्चर बनाते वक्त क्रेडिट डेबिट ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है, डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे, जब हम लोग डबल एंट्री बनाएंगे, तो उस वक्त हमने ख्याल रखना होगा कि थोड़ा सा लेफ्ट पे दिखाएं हम लोग डेबिट को और क्रेडिट को दिखाएं राइट पे, तो पहले डेबिट और फिर नीचे क्या आ जाएगा? क्रेडिट। तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त हम लोग क्रेडिट डेबिट ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री जो हमारी बननी है उसमें हम लोगों ने हमेशा क्या तरतीब रखनी होगी? ऊपर की तरफ डेबिट थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, नीचे की तरफ क्रेडिट थोड़ा सा राइट साइड पे। तो क्रेडिट परचेज, तो परचेज का वर्ड आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया? पेबल हम कहें, ट्रेड पेबल कहें या अकाउंट्स पेबल कहें, ये कारोबार की क्या है बोलिए? ऑब्लिगेशन है, क्योंकि हम ये अमाउंट ओ करते हैं। हमने जब माल खरीदा, यानी कि हमने जब माल खरीदा किसी से उधार पे, तो जिसने खरीदा है वो ओ करता है। किसको ओ करता है? जिससे उसने माल खरीदा है उधार पे। तो ओ मतलब ऑब्लिगेशन, OWE कहूं, ऑब्लिगेशन कहूं, इनको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? लाइबिलिटी है ये हमारी कारोबार की। और लाइबिलिटी में क्या हो रहा है बोलिए? इंक्रीज। तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री हम बनाएंगे परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल या पेबल कहूं, सही है जी। अमाउंट आपने मेंशन कर देना इसके साथ, ठीक है जी। ये हुआ नंबर 4। नंबर 5 रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इन अदर वर्ड्स परचेज रिटर्न, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रेडिट परचेज रिटर्न। देखो बेटा, हमने एक्सरसाइज 2 जब की थी तो उसमें हमने ट्रांजेक्शन नंबर 8 में कुछ काम किया था। ट्रांजेक्शन नंबर 8 में कुछ काम किया था। मैं 7 और 8 के हवाले से आपसे एक दफा वर्बली बात कर लूं। एक्सरसाइज नंबर 2 को लेके, ट्रांजेक्शन नंबर 7 और 8 को लेके मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब भी दूंगा, ठीक। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 3 की। कौन सी ट्रांजेक्शन पे?
5वीं ट्रांजेक्शन पे। मुझे बताइए एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 6 में कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स अफेक्ट हुए थे? कौन से हेड ऑफ अकाउंट अफेक्ट हुए थे? सर जब हमने माल बेचा उधार पे तो हमने कहा कि एसेट बढ़ा, हमने कहा एसेट बढ़ गया, और हमने कहा हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा। जब हमने माल बेचा उधार पे, ठीक है जी, तो आपने पैसे लेने हैं, इसका मतलब आपका हक है उस अमाउंट पे जो आपने वसूली करनी है, तो इसका मतलब हक है, हमारा एसेट है, तो एसेट में क्या हुआ? इजाफा हुआ। और दूसरी तरफ हमारे कारोबार का क्या बढ़ा था? बोलिए, रेवेन्यू भी बढ़ा था। तो जब माल बेचा उधार पे तो एसेट बढ़ा और साथ साथ क्या बढ़ा? बोलिए, रेवेन्यू। डन। ये कब हुई बात? जब हमने माल किस पे बेचा था? बोले, उधार पे। फिर सर वो माल जो हमने बेचा था उधार पे, जब वो वापस आ गया, जब वो वापस आ जाए तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज क्रेडिट सेल्स रिटर्न। दिस इज क्रेडिट सेल्स रिटर्न। या उसको हम लोग बोल सकते हैं ये वो माल है जो कि वापसी आया है, जो कि बेचा गया था किस पे? बोले, उधार पे, यानी कि रिटर्न ऑफ गुड दैट वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट। यू भी बोल सकते हैं, या 3 अल्फाजों में बोले, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, इस तरह से भी बोला जा सकता है। डन हो गई वाली बात। अच्छा, जब हमने बेचा माल उधार पे तो एसेट बढ़ गया, एसेट हमारा बढ़ गया, और हमारा क्या बढ़ गया था? बोले, रेवेन्यू भी बढ़ गया। जब माल वापस आएगा, जब माल वापस आएगा तो जो एसेट बढ़ गया था वो क्या हो जाएगा? बोलिए, कम हो जाएगा, और जो रेवेन्यू बढ़ा था वो भी क्या हो जाएगा? बोलिए, कम हो जाएगा। यानी कि जब माल बेचा उधार पे तो एसेट बढ़ा और रेवेन्यू बढ़ा, और जब माल वापस आ जाएगा तो एसेट कम हो जाएगा और रेवेन्यू भी, बोलिए, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? इसी तरह से जब हम लोगों ने यहाँ पे माल किस पे खरीदा? बोलिए, नंबर 4 में, कौन सी ट्रांजेक्शन नंबर 4 में हमने क्या किया? जब माल खरीदा उधार पे तो हमने एक्सपेंस को बढ़ा दिया, और हमने लायबिलिटी को भी क्या किया? बोले, बढ़ा दिया। जब माल हम वापस कर देंगे, जब हम माल वापस कर देंगे तो बता सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? जब हम माल वापस करेंगे तो बताइए, एक्सपेंस क्या हो जाएगा? बोलिए, कम हो जाएगा। एक्सपेंस कम हो जाएगा। एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्सपेंस जब कम होगा, जब बढ़ता है एक्सपेंस तो क्या करते हैं? बोलिए, जब बढ़ता है एक्सपेंस तो क्या करते हैं? डेबिट। और जब एक्सपेंस कम होगा तो ऑब्वियसली क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। एक्सपेंस को कर दिया कम, और दूसरी तरफ जो कारोबार की लाइबिलिटी थी, जब माल खरीदा था तो लाइबिलिटी बढ़ी थी, और जब माल हम लोग वापस करेंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? बोलिए, कम हो जाएगी। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हमने क्या देखा था? क्रेडिट किया था, और जब लाइबिलिटी कम होगी तो हम क्या कर देंगे? बोलिए, डेबिट। उस लाइबिलिटी को आपने किस नाम से पुकारा था? बोलिए, अकाउंट्स पेबल के नाम से पुकारा, या पेबल बोल दें, या ट्रेड पेबल बोल दें। डन। और उस एक्सपेंस को आपने किस नाम से पुकारा था? एक्सपेंस को आपने किस नाम से पुकारा था? बता सकते हैं? एक्सपेंस को किस नाम से पुकारा था? किस नाम से? नो 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 नो। जब माल खरीदा तो एक्सपेंस बढ़ा, उस एक्सपेंस को आपने क्या टाइटल से पुकारा? क्या टाइटल दिया उसको? किस नाम से मुखातिब किया? जब आपने माल खरीदा तो आपने बोला कि सर एक्सपेंस तो बढ़ गया। मैंने बोला ठीक है, एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक्सपेंस जिसको तुम बढ़ाने की बात कर रहे हो उसको कोई नाम शाम दोगे? नहीं दोगे। आप क्या नाम देंगे? बोलिए, परचेज। या आपने नाम दे दिया, उसको टाइटल दे दिया, भाई ये है परचेज, और परचेज कारोबार का क्या होगा? बोलिए, एक्सपेंस। अब मैं आपसे पूछता हूं इसकी बात फौरन बात, कि जब आपने माल वापस किया तो क्या होगा? सर वो जो एक्सपेंस था ना वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वो जो लायबिलिटी थी हमारी बढ़ी हुई वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक्सपेंस को आपने कम कर दिया, लायबिलिटी को भी आपने कम कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने उस एक्सपेंस को क्या, किस नाम से मुखातिब किया? सिर्फ वो नाम बता दें। बट नो 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 नो, उस एक्सपेंस को जब आपने माल खरीदा, मेरे भाई, अभी मैं आपसे सारी बात बता देता हूं कि भाई आपका ये नाम है, आपके ये फीचर्स हैं, सही है जी। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा तो मुझे जवाब वही आना चाहिए। जब आपने माल खरीदा तो आपने कहा एक्सपेंस बढ़ा, मैंने बोला उस एक्सपेंस का नाम क्या दोगे? परचेज। जब आपने माल वापस किया तो आपने बोला एक्सपेंस कम हो गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं उस एक्सपेंस को तुमने नाम क्या दिया? उस एक्सपेंस को मैं बार बार रिवर्स गेयर डाल रहा हूं। जब आपने माल खरीदा, मैं रिटर्न का अभी अल्फाज खुद इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि एक बंदा जो फर्स्ट टाइम बैठा हुआ हो वो बोलेगा यार रिटर्न का वर्ड कहां से आ गया?
ठीक, मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं। जब आप लास्ट टाइम, उम्मीद है इस दफा सही जवाब आएगा, जब मैंने माल खरीदा तो मेरा एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। उस एक्सपेंस को मैंने किस नाम से मुखातिब किया, परचेज। जब मैं माल वापस करूंगा, सही है जी, तो मेरा एक्सपेंस कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो यार उस एक्सपेंस को तुमने किस नाम से मुखातिब किया था, नहीं जवाब देना, मैं जवाब दे रहा हूं। उस एक्सपेंस को आपने मुखातिब किया था परचेजेस के नाम से। तो यहां पे भी आपने क्या किया, परचेज का वर्ड लिख दिया, डन। अब मैं एंट्री बना रहा हूं, यहां पे देखो, ऊपर क्रेडिट आ जाए नीचे डेबिट आ जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं अभी अपने आप को समझा रहा हूं कि यार यहां पे अभी हो क्या रहा है। बेसिकली दिस इज द रीजन फॉर द डबल एंट्री, कि अगर मैं एंट्री बना रहा हूं कि डेबिट और क्रेडिट, तो भाई वजह, दैट इज द रीजन। तो पहले हम यहाँ पे रीजन ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अकाउंट्स पेबल क्या हो गया बोलिए, डेबिट, और परचेजेस को मैंने किया क्रेडिट। सर और अब सुनना, एक्सपेंस, एक मिनट, क्या हो गया जी, यहां पे मैं कहता हूं लाइबिलिटी डिक्रीज, डेबिट कर दिया मैंने, और लाइबिलिटी को नाम क्या दिया बोलिए, अकाउंट्स पेबल का ऑल्टरनेट मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं, देखो मेरे भाई, परचेज रिटर्न का। तो परचेज और परचेज रिटर्न, मुझे बताइए परचेज क्या है, एक अल्फाज में बताइए, परचेज क्या है, एक्सपेंस। मैं आपसे पूछता हूं सेल्स क्या है, रेवेन्यू। मैं आपसे पूछता हूं अकाउंट्स पेबल क्या है, लायबिलिटी। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, एसेट। डन। जब मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया परचेज रिटर्न का, तो यहां पे भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये क्या है, रुकें। जब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया परचेज का, तो आपने क्या जवाब दिया, एक्सपेंस। वर्ड इस्तेमाल हुआ परचेज का, क्या जवाब दिया, एक्सपेंस। जब मैं आपसे पूछता हूं यार ये परचेज रिटर्न क्या है, तो आप में से अगर कोई बोलता है कि सर ये एक्सपेंस है, मैं बोलूंगा यार इसका मतलब ये हुआ कि परचेज भी एक्सपेंस है और परचेज रिटर्न भी एक्सपेंस है। नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है ये एक्सपेंस को कम करता है। आप बात समझ रहे हैं, यानी कि परचेज को आप एक्सपेंस जरूर बोलो और डट जाओ, लेकिन परचेज रिटर्न को एक्सपेंस मत बोलो। अगर आप चूज करते हो वर्ड परचेज रिटर्न का, तो परचेज रिटर्न को एक्सपेंस मत बोलो। इसको हम लोग जो प्रॉपर अल्फाज है वो क्या है कि ये कॉन्ट्रा, यानी कि एक्सपेंस में रिडक्शन के लिए जो अल्फाज हमने यहां पे इस्तेमाल किया वो कौन सा है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, यानी कि रिडक्शन इन एक्सपेंस। तो इसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है या कमी होते हुए नजर आ रही है, यानी कि परचेज रिटर्न एक्सपेंसेस को आंखें दिखा रहा है, उसके अगेंस्ट में आ रहा है, उसके अपोजिट में आ रहा है, या उसके पैरेलल में आ रहा है, बोले उस आंखें दिखा रहा है मतलब उसके अपोजिट में आ रहा है, उसके अगेंस्ट में आ रहा है। तो परचेज रिटर्न इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स कॉन्ट्रा एक्सपेंस, मतलब जिसको आंखें दिखा रहा है, जिसके साथ में नहीं है, पैरेलल में नहीं है, उसके अपोजिट में आ रहा है, उसके अगेंस्ट में आ रहा है। आपको बात समझ आ रही है? तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस यानी कि आंखें दिखाने में उसके इजाफा हो रहा है, तो हमने कहा इंक्रीज। और एक्सपेंस में जब इंक्रीज होता है उसको तो करते हैं हम लोग डेबिट। अब एक ऐसी चीज है जो एक्सपेंस को क्या कर रही है, बोले कम कर रही है, तो ऑब्वियसली ये किस साइड पे आ जाएगा, बोलो बेटा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो मैं एंट्री बनाऊंगा अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। देखें मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मैं यहां पे सिंपल ये बात बोल दूं कि अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज क्रेडिट कर लो। किसी ने बोला सर परचेज रिटर्न लिख सकते हैं, मैंने बोला हाँ लिख सकते हो, लिख तो सकते हो, लेकिन हमने बोला चले आए जरा बात क्या डाइसेक्शन करते हैं और पूछते हैं कि ये परचेज क्या है। सर मसला कोई नहीं, पूछे परचेज क्या है, एक्सपेंस है। मैंने बोला परचेज रिटर्न क्या है, आपने बोला वो भी एक्सपेंस है, ये शो किया आपने। मैंने बोला यार यहां पे तुमने वर्ड लिखा हुआ है परचेज का, तो तुमने सामने लिखा एक्सपेंस। परचेज रिटर्न एक्सपेंस नहीं है, परचेज रिटर्न जो है वो कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। अल्फाज जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना ताकि आप पिक कर ले। मुझे बताओ सेल्स क्या है, रेवेन्यू,
तो सेल्स रिटर्न भी रेवेन्यू है सर, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। यानी कि अब अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज सेल्स, मैं बोलूंगा रेवेन्यू। व्हाट इज परचेज, एक्सपेंस, राइट। व्हाट इज परचेज रिटर्न, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। ये अल्फाज पिक करना है। एंड इन द सेम वे व्हाट इज सेल्स रिटर्न, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ये अल्फाज पिक करना। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये भी चीज नोट कर लें, ये भी चीज नोट कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर आएगा, नंबर 6 आ जाएगा। यहां तक काम प्लीज नोट कर लीजिए। मेरे भाई जितना बोर्ड पे काम है, अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये जरूरी है कॉपी करना। आप कहां आ गए सीनियर लोग। बोर्ड पे जितना काम है ये पूरे का पूरा आपके रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। तुम लोग की आज कौन सी क्लास? अच्छा, देखो फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं आऊंगा कोई क्लास। नहीं यार, कोशिश है थोड़ा सा भी और ले लूं, बातें के साथ ही हो। सामने तो बात ही थी, वो कह रहे थे कि यार आ जाओ, लेकिन आऊंगा तो फिर इसका एक्यूमुलेट होते जाएगा। ठीक है जी। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं कि हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3 का अभी से एक्सरसाइज 3 का पे अपना काम शुरू किया है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 2 3 4 5 पे भी हम लोग हैं, सही है। और अभी भी हम ये वाली एक्सरसाइज विदाउट विद द सपोर्ट ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग एंट्रीज बना रहे हैं। डन। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूं ट्रांजेक्शन नंबर 6 पे। ट्रांजेक्शन 6 पे, ट्रांजेक्शन नंबर 6। देखिए जी यहां पे क्या चल रहा है। नंबर 6, पेड रेंट बाय चेक। रेंट की अदायगी हो रही है चेक के जरिए। तो सर रेंट की अदायगी हो रही है चेक के जरिए, तो रेंट कारोबार के लिए क्या हैसियत रखता है? सर रेंट कारोबार का एक्सपेंस है जिसमें इजाफा हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो हमने क्या कर दिया, उसको बोले डेबिट कर दिया। यानी कि अगेन वही वाली बात कि रेंट हमेशा डेबिट नहीं होता। अगर रेंट एक्सपेंस है और उसमें इजाफा हो रहा है तो ही आप क्या करेंगे, बोलिए, उसको डेबिट करेंगे। अदरवाइज ये नहीं कि रेंट को देखते ही आपने डेबिट कर दिया। अब देखें आप उसकी अदायगी कर रहे हैं चेक के जरिए, तो जब भी वर्ड आएगा चेक का तो हम लोगों ने अल्फाज इस्तेमाल करना है। बोलिए कौन सा, बैंक का। तो ये वो पैसा है, हमने बात शुरू में भी की थी कि कैश अगर लिखा हुआ अल्फाज आ रहा है बैंक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीजान बैंक आपका एसेट है। मीजान बैंक या यूबीएल या एचबीएल में वो रकम जो आपने रखवाई भी है, और उस रकम का ताल्लुक किससे, ये वो रकम है जो कि आपने कारोबारी पर्पस के लिए रखवाई भी है। तो बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है वो कारोबार का क्या है, बोलिए एसेट है। और चूंकि पेमेंट हो रही है तो एसेट में कमी आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री हम बनाएंगे, रेंट डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 7, सैलरीज बाय चेक। तो सर ये सैलरी ये है क्या, अगेन कारोबार के एक्सपेंस है जिसमें इजाफा हुआ, हमने कर दिया डेबिट। और इन सैलरीज की भी अदायगी बिजनेस का पैसा जो बैंक में रखा हुआ है उसमें से हो रही है। तो बिजनेस का पैसा जो बैंक में रखा हुआ है वो एसेट है, उसमें कमी अदायगी कर देंगे क्रेडिट। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट या सैलरी डेबिट, और बैंक को हमने कर दिया क्रेडिट। अमाउंट आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद
बैंक की जगह हम लोग कोई ऑल्टरनेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, चेक का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते। जब भी वर्ड आ रहा होगा चेक का, तो हम लोग चेक की जो भी ट्रांजेक्शन होगी, थ्रू चेक जो भी ट्रांजेक्शन है वो थ्रू बैंकिंग चैनल हो रही होगी। तो चेक हमने रिसीव किया तो उसका मतलब अल्टीमेटली हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। चेक हम लोग इश्यू कर रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आइए नंबर 8। नंबर 8 में क्या है, क्रेडिट सेल्स। तो क्या मैं इसकी डायरेक्टली एंट्री बना सकता हूं, क्रेडिट सेल्स की डायरेक्ट एंट्री? क्या बनाएंगे हम लोग इसकी डायरेक्टली? अगर एंट्री बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, अमाउंट मेंशन कर दें, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसी तरह से नंबर 9, साथ साथ आप लोग मेरे चलिएगा। नंबर 9 सेल्स रिटर्न। तो सर सेल रिटर्न में हम क्या कर सकते हैं, इधर देखिएगा। ये सेल्स को हम करते हैं डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को हम करते हैं क्रेडिट। और मैं अगर सेल्स के बजाय ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूं तो ये डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट। तो सर ये क्या है, बेसिकली ये है रेवेन्यू। और ये जो अल्फाज है कॉन्ट्रा रेवेन्यू, ठीक। तो सेल्स को हम रेवेन्यू बोलेंगे बिला झिझक, और सेल रिटर्न को हम रेवेन्यू नहीं बोलेंगे। देखो इनिशियली सारी चीजें हम कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि हम जो बैठे हैं बिल्कुल नन्हे के आगे बैठे हैं, हमें पता ही कोई नहीं है। तो अगर कोई कहता है कि आप सेल्स स्लैश डाल के सेल रिटर्न लिख दो, कोई हर्ज नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर वो पूछता है बताओ ये सेल्स क्या है, आप बोलेंगे रेवेन्यू। वो पूछता है ये सेल रिटर्न क्या है, तो सेल रिटर्न को रेवेन्यू मत बोलना, सेल्स रिटर्न को आप कॉन्ट्रा रेवेन्यू का अल्फाज इस्तेमाल करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आप ये भी एंट्री बना सकते हैं और ये वाली भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही बनाएंगे आप। अब देखिए पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, अब मैं यहां पे एक चीज नोट करवा रहा हूं आपको। सर मैं कस्टमर कहूं, मैं रिसीवेबल कहूं, मैं कस्टमर कहूं, मैं डेटर्स कहूं, इसमें से जो ये जो बी है ये साइलेंट है। तो प्रोनाउंस कीजिए DETOR, इसको प्रोनाउंस कीजिएगा डेटर। लिखते हैं DEBTOR, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो बी जो है, बी फॉर बलून, बी जो है वो साइलेंट है यहां पे। तो पढ़ेंगे क्या, डेटर पढ़ेंगे। तो आप रिसीवेबल कहें या आप कस्टमर कहें या आप डेटर कहें, एक बात है। अब आप बताइए, मैं अगर आपका डेटर हूं या मैं आपका कस्टमर हूं या मैं, आपने मुझसे पैसा लेना है, सही है री, तो आपने मुझे क्या किया था? अगर मैं आपका कस्टमर हूं, सही है री, अगर मैं आपका कस्टमर हूं तो यार आपने मुझसे माल खरीदा था या आपने मुझे माल बेचा था? यानी कि अगर हम आपके कस्टमर बने तो इसका मतलब आपने मुझसे माल खरीदा था या मुझे माल बेचा था? बोलिए, आपने मुझे माल बेचा था, इसका मतलब मैं आपका कौन बनाऊं, कस्टमर कहूं, रिसीवेबल कहें या क्या बोले, डेटर। अच्छा जी, जब आपने माल बेचा तो रिसीवेबल बढ़ा, रिसीवेबल्स ये क्या हुआ, बढ़ गया। जब आपने मुझे माल बेचा तो रिसीवेबल क्या हुआ, बोलिए, बढ़ा। जब माल आपको वापस आया, जब माल आपको वापस आया तो रिसीवेबल, बोलिए, कम हो गया। क्या ये वाली बात समझ आई, कम हो गया।
डन। लेट्स सपोज आपने मुझे माल बेचा था 1000 का, तो आपने मुझसे लेने कितने थे बोलिए? 1000। सही, कितना रिसीवेबल था बोलिए? 1000। मैंने आपको 100 का माल वापस कर दिया, तो रिसीवेबल आपका था कितना इनिशियली? 1000। जब मैं आपको 100 का माल वापस कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए अभी भी आपने मुझसे 1000 लेने हैं या 900? 900। इसका मतलब जब सेल रिटर्न हुई तो रिसीवेबल वहीं का वहीं रहेगा, बढ़ जाएगा या रिसीवेबल कम हो जाएगा? बोलिए, कम हो जाएगा। लेना आपने था कितना मुझसे? 1000। जब मैंने आपको 100 का माल वापस किया, मतलब आपके लिए क्या हुई? सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न रिसीवेबल्स को बढ़ाएगी, कुछ भी नहीं करेगी, या रिसीवेबल्स को कम करेगी? बोलिए, कम कर देगी। तो रिसीवेबल लेट्स सपोज था 1000, सेल रिटर्न हुई कितने की? बोलिए 100 की। तो रिसीवेबल अब कितना रह गया? बोलिए 900। हुआ कुछ यूं कि मैंने आपको पेमेंट कर दी, लेट्स सपोज 900 रुपए की। मैंने आपको पेमेंट कर दी कितने की? बोलिए 900। मैं आपका हूं कौन? कस्टमर। मैं आपका कौन हूं? बोलिए कस्टमर। तो जब आप कस्टमर से वसूली करेंगे, तो आपके पास कैश आ रहा है या चेक आ रहा है? यहां पे बताइए, यहां पे कैश आ रहा है या चेक आ रहा है? पेमेंट फ्रॉम कस्टमर 6000, पेमेंट फ्रॉम कस्टमर कितना आ रहा है? 6000, चेक आ रहा है। तो अब देखो यहां पे कौन सा नंबर है ट्रांजेक्शन का? नंबर 10। तो कस्टमर से पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है या चेक आ रहा है? चेक आ रहा है। और जब भी चेक का वर्ड होगा तो हमने कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करना है? बैंक। बैंक में वो जाके चेक जमा कराएंगे, तो वो बिजनेस का बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाना है? बोलिए, बढ़ जाना है, बढ़ जाना है। इसको कर देंगे हम लोग डेबिट। मैं फिर से पूछता हूं, जब आपने मुझे माल बेचा तो रिसीवेबल बढ़ा या कम हुआ? बोलिए, बढ़ गया। जब आपको माल वापस हुआ तो रिसीवेबल वहीं का वहीं है या कम हो गया? कम हो जाएगा। ये वाली बात समझ आई? लेने थे कितने आपने मुझसे? 1000। कितने से रिसीवेबल में कमी आई? 100। क्यों कमी आई? क्योंकि क्या हुआ है? सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न रिसीवेबल्स को क्या करेगा? बोलिए, और क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल्स को बढ़ाएगी। मैं फिर से पूछता हूं, क्रेडिट परचेज पेबल्स को क्या करेगा? बात को चेंज किया ना मैंने जानकर। क्रेडिट परचेज पेबल्स को क्या करेगी? बढ़ाएगी। और परचेज रिटर्न पेबल्स को कम करेगा। क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल्स को क्या करेगी? बढ़ाएगी। और सेल्स रिटर्न रिसीवेबल्स को कम करेगा। रिसीवेबल था कितना इनिशियली? 1000। रिसीवेबल 100 से कम हुआ, सही नहीं? मैंने आपसे पूछा 100 से कम कर रहे हो तो क्यों कम कर रहे हो? आप क्या जवाब देंगे? क्या हुई है? सेल रिटर्न। इसका मतलब सेल रिटर्न रिसीवेबल्स को क्या करती है? बोलिए, कम कर देगी। अब कितना लेना बाकी रह गया है? 900 लेना बाकी रह गया है। कितना लेना बाकी रह गया? 900। मैंने आपको 900 की पेमेंट कर दी, तो आपके पास चेक कितना आया? बोलो, चेक कितना आ जाएगा? बोलिए, 900 का आ जाएगा। अब रिसीवेबल पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? रिसीवेबल वही का वही रहेगा या कम हो जाएगा? बोले, आप लोग बताइए। इधर सुने सुने सुने। अच्छा, जिन लोगों ने पहले किया हुआ है ना, वही सोच रहे होंगे कि यार मैं इतना दफा, जब आप लोग भी आए थे ना नए नए, तो उस वक्त भी मुझे इसी तरह से मेहनत करनी पड़ रही थी। अभी बहुत सारे लोग जो पढ़ चुके हैं ना, वो सोच रहे होंगे यार एक बात को समझाने के लिए कितने आपने चक्कर लगाने पड़ रहे होते हैं, और टीचर ने खुद अपने आप को बिल्कुल बच्चे लेवल पे ले जाना होता है। जो लोग बैठे हैं यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं ना, वो लोग भी इस फेज से गुजरे हैं। अब देखो इतनी सी बात, ये मैं क्यों किस तरह से जज कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़े वो यूं यूं करके देखें, अच्छा मतलब क्या हो रहा है, किस मतलब ये कैसे वो लोग जवाब दे रहे हैं। सुनो मेरा भाई, आपने मुझसे लेने कितने? 1000, सही है। मैंने आपको 100 का माल वापस कर दिया। तो अब मुझे बताएं, जब 100 का माल मैंने आपको वापस किया तो लेने थे कितने पहले? 1000। जब मैंने माल वापस किया 100 का, अब कितने लेने? 1000 नहीं लेने? क्यों नहीं लेने 1000? क्योंकि सर 100 का माल वापस आ गया, तो लेने कितने बाकी रह गए? बोलिए 900, सही है। अब क्या हुआ कि मैंने आपको वो जो बाकी अमाउंट था ना, उसकी पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट की मैंने आपको? 900 की पेमेंट की। तब आप मुझे बताएं, लेने थे कितने? 1000। रिसीवेबल में कमी कितने से आई? 100 से। क्यों कमी आई? क्योंकि सेल्स रिटर्न हुई। अब कितना लेना बाकी रह गया? 900। 900 की आपने अब वसूली कर ली, सही है जी। अब आपने वसूली कर ली। तो अब आप मुझे बताइए
कि 900 रख के बैठ गए आपने बोला बैंक में जाके चेक जमा करा दो, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो यार रिसीवेबल अभी भी आपकी बुक्स में नजर कितना आ रहा है, 900। तो जब आप चेक रिसीव कर चुके हो तो बैंक को आप बढ़ा तो रहे हो, दूसरी तरफ वो जो आपका रिसीवेबल है वो वही का वही है या कम हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीवेबल चूंकि बिजनेस का क्या है बोलिए, एसेट है जिसमें क्या हुआ, डिक्रीज, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जब कस्टमर से पैसा आता है, कस्टमर का हूं रिसीवेबल का हूं या डेटर का हूं, जब भी कस्टमर से आप पैसा रिसीव करेंगे तो रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो जाना चाहिए बोलिए, कम हो जाना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी हमारे पास वो बनेगी बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्या समझे बात, बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बाकी लोग मुस्कुराए नहीं, ये तो आप लोग कर चुके हो ना पहले, तो आपको आइडिया हो रहा है। हाँ जी, देखो उधार का मामला अलग होता है और कैश का मामला अलग होता है उधार का मामला अलग होता है और कैश ट्रांजैक्शन अलग होती है। एक होती है कैश ट्रांजैक्शन और एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सुनिएगा जरा बात, इस चीज को मैं जरा क्लियर कर दूं, मजीद सवाल है। आपने मुझे माल बेचा, सही है जी, प्योर कैश पे, तो मैंने अपनी जेब से निकाल के आपको 1000 रुपए दिए कैश, तो आपके पास कैश आया और आपने अपनी बुक क्या कर ली, सेल्स रिकॉर्ड कर ली। दिस इज कैश सेल्स, डन, इसमें कोई डाउट। दूसरी बात आपने मुझे माल बेचा कैश पे, आपने मुझे माल बेचा कैश पे, लेकिन मैंने आपको चेक निकाल के दिया और जो चेक था वो कैश का था। समझे बात, मैं कैसे बताऊं, मिसाल के तौर पे यार आपने मुझे माल बेचा और मैंने क्या किया, आपको ये 1000 रुपए दे दिए, ये क्या है, कैश। दे नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं, मैंने आपको दे दिया 1000 रुपए, तो आपके पास क्या आया, कैश कितना आया बाबा, कैश 1000, सही है। फिर आया नहीं, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। दूसरी बात क्या हुई कि आपने मुझे माल बेचा, सही है जी, और मैंने एक चेक बनाया और चेक पे लिखा हुआ था पे, आपका नाम नहीं, कैश लिखा हुआ था, और आज ही की डेट का है चेक। तो इसका मतलब मैं आपको चेक तो दे रहा हूं और ये जो चेक है वो कैश का चेक है और आज की डेट का चेक है। बात समझ आई। तो पहली वाली जो ट्रांजेक्शन थी उसके लिए मैंने क्या बोला, कैश सेल्स, डन। जो दूसरी ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये कैश सेल्स है लेकिन थ्रू चेक, यानी कि आप माल कैश पे तो बेच रहे हैं, सामने वाला बंदा आपको कैश नहीं दे रहा लेकिन चेक दे रहा है, कौन सा, कैश का चेक। यार ये तो अल्फाज सुना हुआ होगा ना, जवाब दें प्लीज, कैश का चेक दे रहा हूं। तो पहली वाली ट्रांजेक्शन और दूसरी वाली ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर होती है। कौन सी ट्रांजेक्शन कंसिडर होगी, कैश ट्रांजेक्शन। मैंने पहले आपको क्या किया, 1000 निकाल के दिया, दिस इज कैश ट्रांजेक्शन। और दूसरी ट्रांजेक्शन मैंने क्या किया, आपको चेक दे रहा हूं लेकिन चेक के ऊपर पे के सामने लिखा हुआ है कैश और डेट आज की डली हुई। तो ये भी कौन सी ट्रांजेक्शन है ये कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन दूसरी ट्रांजेक्शन के लिए हम अल्फाज क्या इस्तेमाल करेंगे, कैश सेल्स थ्रू चेक। दोनों कौन सी ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। क्या ये वाली बात समझ आई। तीसरी बात अब तीसरी बात क्या है, आप मुझे माल तो बेच रहे हो 10 दिन के उधार पे। अब देखो बात शुरू हुई उधार की, आप मुझे माल बेच रहे हैं 10 दिन के उधार पे, मैं आपको कैश का चेक बना के तो दे रहा हूं, या अगर कैश का नहीं तो मैं आपके ऊपर नाम आपका लिख रहा हूं, क्रॉस कर रहा हूं, चेक तो मैं आपको दे रहा हूं लेकिन ये चेक आज की तारीख का नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने मुझे माल कितने दिन के उधार के लिए बेचा है, बोले 10 दिन के उधार के बेचा है आपने, तो इसका मतलब यहां पे जो आप चेक रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है जी, तो मैं आपका कस्टमर बना तो था, कौन सा कस्टमर बना था, क्रेडिट कस्टमर बना था या कैश कस्टमर बना था, कौन सा कस्टमर बना था, क्रेडिट कस्टमर बना था। तो जब क्रेडिट कस्टमर से पैसा आता है तो एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट हो जाएगा। और वो जो रिसीवेबल्स था, रिसीवेबल्स जो था
उसको हम कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। इतनी मुझे वजाहत में जाना नहीं था, आपने सवाल पूछा था तभी मैं इसकी बात की गहराई में गया, अदरवाइज यहाँ पे इसका कोई सेंस बनता नहीं था। बन गया तो कोई मसला नहीं है। अब आ जाइए नंबर 11 पे। नंबर 11 नंबर 11 में देखिए क्या हो रहा है। मैं खुद चाह रहा हूं ये जर्नल एंट्रीज वाला फेज जो है वो इतना जल्दी खत्म हो जाए कि मुझे भी पता ना चले। जर्नल एंट्री वाले फेज को मैं खुद चाह रहा हूं इतना जल्दी खत्म हो जाए कि मैं बस वहां जाऊं और वापसी हमारे जर्नल एंट्रीज आती हैं सॉलिड, क्योंकि उसके बाद जो हमारा काम शुरू होना है ना, वो जरा और अच्छी तबीयत से हमने करना है उस काम को, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। नंबर 11 डायरेक्ट बता दीजिए एंट्री। परचेज किया हमने उधार पे, तो परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। क्या ये वाली बात समझ रही? माल हमने खरीदा उधार पे तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो इस एक्सपेंस को किस नाम से पुकारेंगे? बोलिए परचेज। और पैसा गया नहीं है, पैसा जाना है, हमारी ऑब्लिगेशन है, तो हमने कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया? अकाउंट्स पेबल। नंबर 12 बताइए, परचेज रिटर्न है। सर यहां पे नंबर 9 में सिर्फ लिखा हुआ था सेल्स रिटर्न। नंबर 9 में लिखा हुआ था सेल्स रिटर्न, तो सर ये कैश सेल्स रिटर्न है या ये क्रेडिट सेल्स रिटर्न है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, खाली आपने एक अल्फाज देखा, लिखा भाई सेल्स, तो आपको पता है कि ये माल के हवाले से बात हो रही है। खाली लिखा भाई यहां पे वर्ड कौन सा? परचेज, तो ये भी माल के हवाले से बात हो रही है। अब आपने मुझसे पूछा सर ये कैश पे है या क्रेडिट पे? अगर कैश पे होगा तो सेल को तनहा नहीं पाओगे, कैश पे होगा परचेज तो परचेज को तनहा नहीं पाएंगे। परचेज के साथ कैश का वर्ड, सेल के साथ कैश का वर्ड लिखा हुआ होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? और अगर कैश का वर्ड नहीं लिखा हुआ, अगर कैश का वर्ड नहीं लिखा हुआ, तनहा है सेल्स का वर्ड, तनहा है परचेज का वर्ड, तो इसका मतलब ये कौन सी सेल्स होगी? सर अगर कैश के लिए कैश का वर्ड मेंशन होना लाजमी है, और अगर नहीं लिखा हुआ, सेल्स के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, या तो ट्रांजिशन होगी कैश पे, या तो ट्रांजिशन होगी क्रेडिट पे, या तो ट्रांजिशन होगी कैश पे, या तो होगी क्रेडिट पे। कैश के लिए कैश का वर्ड मेंशन होना लाजमी है, नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कौन सी सेल्स होगी? क्रेडिट सेल्स। ये कौन सी परचेज होगी? क्रेडिट परचेज। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? अगर सेल के साथ वर्ड लिखा हुआ है कैश तो तनहा नहीं है, तो कैश सेल्स। परचेज के साथ वर्ड लिखा हुआ है कौन सा? कैश का, तो परचेज तनहा नहीं है, इसके साथ वर्ड कौन सा है? कैश का, तो कोई डाउट ही नहीं है। और सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्रेडिट सेल्स है? अगर बेटा कैश का वर्ड नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब कौन सी सेल्स होगी? बोलिए क्रेडिट। कौन सी परचेज होगी? क्रेडिट। लाउड एंड क्लियर आपके सामने ये बात हो गई है। अब देखिए नंबर 9 में लिखा हुआ था सेल्स रिटर्न। नंबर 9 में था, बोलिए शाबाश, सेल्स रिटर्न। तो सर ये कौन सी सेल्स रिटर्न है? बोलिए शाबाश, ये क्रेडिट सेल्स रिटर्न। इसी तरह से नंबर 11 आपने देखा क्रेडिट परचेज, नो डाउट। नंबर 12 में जब पढ़ रहा हूं, तो क्या लिखा हुआ है? बोलिए परचेज रिटर्न। तो ये कौन सी वाली परचेज रिटर्न होगी? ये क्रेडिट परचेज रिटर्न होगी। तो मुझे बताइए, सबसे पहले तो मैं इसको उलट रहा हूं, अकाउंट्स पेबल डेबिट कर रहा हूं और परचेजेस को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, सही है जी। और साथ ही साथ मैं आपसे पूछता हूं यार ये परचेज क्या है? आपने बड़ा लाउड एंड क्लियर बोल दिया परचेज तो एक्सपेंस होता है। आपने बोला यार हमारे सर ने तो ये एंट्री नहीं बनाई थी, हमारे सर ने पता है क्या एंट्री बनाई थी? अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। और सर ने कहा था आप परचेज क्रेडिट करो या परचेज रिटर्न क्रेडिट करो, कोई मसला नहीं है, दोनों जगह पे बात बिल्कुल सही है, ठीक।
सर ने ये तो बात बताई कि परचेज क्रेडिट कर लो, सर ने बोला अगर परचेज नहीं कर रहे तो परचेज रिटर्न का वर्ड लिख दो, क्रेडिट कर दो। दोनों सूरत में परचेज या परचेज रिटर्न में क्या होना है, क्रेडिट होना है। साथ साथ सर ने जो आपके होंगे पहले वाले, उन्होंने ये भी बात बताई होगी कि परचेज क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन परचेज रिटर्न जो है वो एक्सपेंस नहीं है, वो कॉन्ट्रा एक्सपेंस। आप देखो मैं बार बार इन अल्फाजों के ऊपर बहुत जोर दे रहा हूं। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब नंबर 13, नंबर 13 जब आपने माल खरीदा तो आपने पैसे देने थे, जब आपने माल खरीदा तो पैसे देने थे आप, ठीक है जी। जब आपने माल वापस कर दिया तो वो अमाउंट जो आपने देना था उसमें कोई कमी आई होगी या नहीं? आपने मुझसे माल खरीदा, आपने मुझसे माल खरीदा 500 रुपए का, तो आपने मुझे कितने पैसे देने, बोलिए? 500 देने। आपने मुझसे माल खरीदा, बोले कितने का? 500 का, तो आपने देने कितने मुझे, बोले 500। जब आपने माल खोला तो पता चला कि यार इसमें से 100 का माल डैमेज है, वो माल आपने मुझे वापस कर दिया, वो वाला माल आपने मुझे वापस कर दिया। तो जब खरीदा था तो लायबिलिटी कितने से बड़ी थी, बोलिए? 500। जब आपने 100 का माल मुझे वापस कर दिया, जब आपने 100 का माल मुझे वापस कर दिया, तो मुझे बताइए आपकी जो पेबल जो लायबिलिटी थी वो थी सॉरी वो थी 500। जब माल आपने वापस किया 100 का, तो लायबिलिटी ने ऑब्वियसली क्या हो जाना है, 400 से कम हो जाना है या 100 से कम हो जाना है? 100 से कम हो जाना है। क्या ये वाली बात समझ आई? जब आपने माल खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ गई, सही है जी। और जब आपने माल वापस किया तो बोलिए लायबिलिटी क्या हो गई, बोलिए? कम हो गई। लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। कितने से लायबिलिटी बढ़ी थी, बोलिए? 500 से। जब माल वापस किया तो लायबिलिटी कम कितने से हुई, बोलिए? 100 से। लायबिलिटी रह कितनी गई, 400 रह गई। अब हुआ कुछ यूं कि आपका मैं कौन हूं, मैं आपका कौन हूं? जब आप मुझसे माल खरीदें, जब आप, बिल्कुल सिंपल से सवाल है यार, मैंने आपको माल बेचा है, आपने मुझसे माल खरीदा है, तो मैं आपका हूं कौन? सिंपल सी सवाल है भाई। ये कपड़ा आपने मुझसे मंगवाया, सही है जी, ये कपड़ा इस्तेमाल करेंगे आप बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। आपने मुझसे एक कपड़ा मंगवाया, सही है जी, मैंने आपको ये दे दिया। अब आप मुझे बताएं कि मैंने आपको ये क्या किया है, मैंने आपको ये सप्लाई किया है। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो हम आपके हैं कौन, सप्लायर। समझ आ रही बात? तो मैं आपका कौन हूं, सप्लायर हूं, ठीक। और आप मेरे क्या हैं, कस्टमर, ठीक है। आप मेरे क्या बन गए, कस्टमर बन गए। आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी कि ये खूबसूरत सा कपड़ा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, मैंने बोला इसका इस्तेमाल करें और जिंदगी बदल जाएगी आपकी। तो मैंने आपको ये कपड़ा क्या किया, बोलिए? सप्लाई किया। क्या ये वाली बात समझ आई? इसका मतलब मैं आपका कौन हूं, बोलिए? सप्लायर हूं, ठीक। अब सुने सर, अभी आपने अल्फाज इस्तेमाल किया सप्लायर का। देखो नंबर 10 के साथ मैंने ये बात को जोड़ी थी और नंबर 13 के साथ मैं कुछ ये बातें जोड़ू। सर ये वर्ड तो देखा था, सही है। अब सिनोनिम पेबल बोलूं, सप्लायर बोलूं या क्रेडिटर बोलूं, एक बात, क्या ये वाली बात समझ आई? अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पेमेंट की जा रही है सप्लायर को, पेमेंट की जा रही है किसको, बोलिए? सप्लायर को। कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं, कैश। तो अब आप मुझे बताओ, आपके पास से पैसा जा रहा है, तो कैश आपके पास से जा रहा है, तो कैश को आपने क्या माना था, अपना एसेट माना था, उसमें क्या हो रहा है, बोलिए? डिक्रीज। तो कैश जब कम होगा, मतलब एसेट जब कम होगा, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। डन हो गई वाली बात। आपने मुझे बताओ जब माल खरीदा था तो आपकी लाइबिलिटी कितने से बढ़ी थी? 500 का माल खरीदा तो लाइबिलिटी कितने से बढ़ी थी? 500। 100 का माल आपने मुझे वापस कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी कम कितने से हुई? 100। कम हो जाने के बाद रह कितनी गई, बोलिए? 400। अब 400 अब अभी भी आप पे ड्यू है कि आपने मुझे देना है। हुआ कुछ यूं कि आपने उस 400 की अदायगी मुझे कर दी,
तो जब आप अदायगी करेंगे तो आपके पास से पैसा, बोलिए, जाएगा, कैश एसेट डिक्रीज, क्रेडिट हो जाएगा। और वो जो अमाउंट आपने मुझे देना था उसको किस नाम से आपने पुकारा हुआ था? पेबल, पेबल, पेबल। सप्लायर भी बोल सकते हैं, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अमाउंट आपने मुझे क्या करना था? देना था। तो यार जब मुझे अदायगी कर दोगे तो क्या वो जो अमाउंट जो आपने मुझे पे करना था वो वही का वही रहेगा या वो रिड्यूस हो जाएगा? बोले, क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा? वो जो पेबल है, जो सप्लायर है, जो क्रेडिटर है, वो आपका होता क्या है? बोलिए, लायबिलिटी होती है। उस लायबिलिटी में क्या हो जाएगा? बोलिए, डिक्रीज हो जाएगा। और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बोलिए, डेबिट। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? बोलिए, क्रेडिट हो जाएगा। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। क्या यहां तक बात समझ आ गई है? कॉपी उम्मीद है कि कर रहे होंगे पूरे का पूरा काम। देखिए, डंडी नहीं माननी। स्पेशली अभी क्लास जो ले रहे हैं स्टूडेंट, ये वही स्टूडेंट हैं जिनको अकाउंटिंग की डेबिट क्रेडिट नहीं पता, जिनको डबल एंट्री नहीं बनानी आती। तो मैं उनसे मुखातिब हूं कि किसी भी तरह का काम जो मैंने बोर्ड पे लिखा हो उसको डंडी नहीं माननी आपने कि सर हमें आ गया, हम समझ रहे थे, सिर्फ सुनना है, इसको लिखना नहीं है। जितनी चीजें बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, जो बता रहा हूं, वो आपने कहीं ना कहीं नोट करनी है। एक मिनट। देखें, सवाल यह आया है कि सर जरूरी तो नहीं है कि हर सप्लायर क्रेडिटर हो। कोई एग्जांपल दे के आप बात कर सकती हैं? सॉरी, दोबारा बोले। हम्म। तो मैं आपका हुआ कैश सप्लायर। देखो, कैश के लिए कैश सप्लायर आ रहा होगा तो कैश के वर्ड मेंशन हो रहा होगा। ठीक है जी। अब आप सुनिए, आप अपनी बुक्स में जब आप मुझसे माल खरीदते हैं उधार पे, तो मैं आपका सप्लायर तो हूं लेकिन कैश सप्लायर हूं। इधर जरा समझिए एक बात। ये फैब्रिक मैंने आपको बेचा, सही है, आपने मुझसे खरीदा, तो क्या मैं आपका सप्लायर हूं? सर, इस सूरत हाल में भी सप्लायर तो हूं, ठीक है जी, लेकिन मैं कैश पे सप्लाई करता हूं ये माल। तो आप अपनी बुक्स के अंदर जब रिकॉर्डिंग करेंगे इस प्रोडक्ट की, इस माल की, तो आप बोलेंगी परचेज डेबिट, सही है जी, और पैसा गया क्रेडिट। सप्लायर का नाम आपने अपने पास कहीं भी दर्ज नहीं करना। लेकिन जब आप माल खरीदती हैं मुझसे किससे? उधार पे, तो इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक, अभी चीजें डिसॉल्व नहीं हुई, रिजॉल्व नहीं हुई। चूंकि आप मुझसे माल खरीद रहे हैं उधार पे, तो इसका मतलब आपने कुछ टाइम में अदायगी करनी है। तो वो अमाउंट जो आपने मुझे अदा करना है, तो किसको अदा करना है? अपने क्रेडिट सप्लायर को अदा करना है। तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में डे 1 पे, तो आप एंट्री बना रहे होंगे परचेज डेबिट। और वो जो सप्लायर है, लेट सपोज सप्लायर का नाम था एबीसी, तो सप्लायर एबीसी क्रेडिट करेंगे। सप्लायर को हम लोग अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करते हैं? जब क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन होती है। कस्टमर को अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करते हैं? जब क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन होती है। जब आप कैश पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर नोट करने की जरूरत नहीं है अपनी बुक्स के अंदर। जब आप मुझे माल कैश बेचेंगे, सही जी, तो मैं आपका कस्टमर हूं, लेकिन कौन सा कस्टमर? कैश कस्टमर। तो मेरे नाम आपने अपने पास रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से जब आप मुझसे माल खरीदेंगे कैश पे, तो आपने मेरा नाम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी माल खरीदेंगे या बेचेंगे उधार पे, सही है जी, तो चूंकि आपने रकम की वसूली करनी है तो रिसीबल उस बंदे के नाम से आएगा जो आपका कस्टमर है। और जब आपने अमाउंट की अदायगी करनी है तो वो आपका सप्लायर है, तो सप्लायर उस बंदे के नाम के साथ अपनी बुक्स के अंदर आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। एक्सरसाइज नंबर आप आ जाए 4 पे। एक्सरसाइज 4।
क्या एक्सरसाइज 4 में मैं जुर्रत कर सकता हूं कि विदाउट स्ट्रक्चर मैं एंट्री बनाऊं? मैं कोशिश करूंगा कि विदाउट स्ट्रक्चर एंट्री बनाऊं, लेकिन अगर मुझे, अच्छा सुनिएगा, मैं किस तरह से एंट्री बनाऊंगा, इधर जरा वो मैकेनिज्म सुनिएगा, समझिएगा। एक्सरसाइज 4 पे मैं जा रहा हूं, ठीक है जी। मुझे सिर्फ बनानी है डबल एंट्री। प्रिपेयर दी डबल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन। शुरू में भी बात हुई थी, अब भी मैं बात कर रहा हूं कि सर ये डबल एंट्री क्या है। अकाउंटिंग में हम जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो रूल्स के तहत रिकॉर्डिंग करते हैं, डेबिट क्रेडिट रूल्स के तहत। अकाउंटिंग में लेफ्ट साइड क्या होता है, डेबिट राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट, ये बात हम कर चुके हैं। सर ये डबल एंट्री क्या है? हर ट्रांजिशन जब हम रिकॉर्ड करने जाते हैं तो उसको दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करना होता है। एक लेफ्ट साइड है, दूसरा राइट साइड। लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट है, राइट साइड क्या है बोलिए, क्रेडिट है। तो डबल एंट्री का मतलब क्या है? हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट है। One will be recorded on the debit side and the other will be recorded on the credit side always. अब अगर मैं एक्सरसाइज 4 पे जा रहा हूं, ट्रांजिशन नंबर 1, तो स्टार्टेड इन बिजनेस विद 18,000 पाउंड, 18,000 इन द बैंक एंड 2,000 इन कैश। अब देखिए यहां पे दो बातें हो रही हैं, यहां पे दो बातें हो रही हैं, यानी कि कारोबार शुरू करें और कुछ पैसा आप कहां पे जाके रखवा रहे हैं बोलिए, बैंक में, और कुछ पैसा आपने कहां पे रखा हुआ है, अपने पास इन हैंड रखा हुआ है किसका पैसा बोलिए, कारोबार का पैसा। लगा कौन रहा है बोलिए, ओनर। तो अब आइए, मैं खाली 12,000 18,000 की अगर मैं बात करूं, 18,000 की अगर मैं बात करूं, कारोबार शुरू कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में आ रहा होगा, या सर ने बोला था कि जब हम कारोबार शुरू करते हैं तो कैपिटल का वर्ड आता है, ठीक, और पैसा जाके जमा कहां पे करा रहा हूं बोलिए, बैंक में। तो दूसरा अल्फाज कौन सा आया, बैंक का आया। मैं भी 18,000 को अलग और फिर 2,000 को अलग बात करूं। मैंने बोला यार बैंक डेबिट होता है, कैप बैंक और ये वाला वर्ड। अब चूंकि मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाना, लेकिन जो सोच चल रही होगी ना उसमें स्ट्रक्चर ही होगा। ये कब तक स्ट्रक्चर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कब तक स्ट्रक्चर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पीछा छुड़वाना है उसका मैं आपको राज फिर से बता रहा हूं। स्ट्रक्चर से पीछा छुड़ाने का रास्ता, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, टास्क ए, स्ट्रक्चर, एंट्रीज, मैंने आपको कल कौन सा काम दिया था पिछली क्लास में? मैंने एक्सरसाइज 1 कराई, एक्सरसाइज 2 कराई, सही है जी। और मैंने आपसे क्या अर्ज किया बेटा, क्या गुजारिश की, क्या दरख्वास्त की कि आपका काम क्या है। एक्सरसाइज 1 और 2, ठीक, दोबारा से आपने करनी है। किस तरह से करनी है? स्ट्रक्चर बना के एंट्रीज बनानी है, और फिर उन एक्सरसाइज का स्ट्रक्चर नहीं बनाना, डायरेक्ट क्या बनानी है आपने, एंट्रीज। डन। आज क्या मैं बोल रहा हूं कि सर स्ट्रक्चर से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं। एक्सरसाइज 1, 2, 3, सर क्या दोबारा से करें? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, देखें मेरे पास हैंडआउट में 10 के करीब एक्सरसाइजेस मौजूद हैं। मैं आगे का काम नहीं दे रहा, मैं आपको क्या कर रहा हूं, जितना कर लिया है ना उसको पहले सेट हो जाए और उसके बाद में आगे बढ़ू। प्रैक्टिस का कोई मसला नहीं है, मैं आपको 10 चीजें और इजाफी दे सकता हूं, फायदा कुछ नहीं है। जितना किया पहले उस पर ग्रिप कर ले आप। जब ये काम, ये टास्क 2 है बेसिकली। टास्क 1 पिछली क्लास में दिया जिसमें क्या था, एक्सरसाइज 1 और 2 का ये 2 था, और टास्क 2 क्या है, 1, 2, 3। सर दोबारा से करें। अगर आपको लगता है कि आप ट्रांजिशन को देखते ही डेबिट क्रेडिट पिक कर लेते हैं तो आपने ये सारा ड्रामा रचाने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन एक बात मैं बताऊं, वो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है या मेडिकल का है, सिर्फ हमने 2 एक्सरसाइज की, बोले सर अब हमें मसला नहीं है, तो मुझे ये बात जरा मुनासिब नहीं लगती। इसमें काफी कुछ झूठ नजर आता है, क्योंकि इतना जल्दी
पॉसिबल नहीं है कि आपने 2 एक्सरसाइज की और आप बोले सर हटो बच्चों, मैं तो देखता हूँ, बता सकता हूँ कि ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा। मैं बोलूंगा आपको 10 तोपों की सलामी, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है अल्लाह करे आप भी इसमें से ऐसे हो, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं एज एन एवरेज स्टूडेंट वो किस तरह से लर्निंग करेगा। देखो मैं आपको वो तरीकेकार बता रहा हूं, वो काम जो कर लिया आपने खुद उसको कैसे लेके चलना। अब मैं ये जो आपको प्रोसीजर बता रहा हूं टास्क ए और बी, ये मैं इस तरह से बोल रहा हूं क्योंकि ये कई दफा एक्सपेरिमेंट में कर चुका हूं। क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज 4 पे जा रहा हूं 5 6 7 8 9 10, तो सर हम स्ट्रक्चर बनाए, एंट्रीज बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, एंट्री बनाए। अच्छा इसमें से कुछ लोग जो डंडी मारेंगे, ये जो मैं टास्क बता रहा हूं डंडी अगर मारेंगे तो होगा क्या, एक्सरसाइज 4 तो चले हो जाएगी, मैं जब बोलूंगा 5 खुद करें, 6 खुद करें, 7 8 9 खुद करें, आपका मामला वहां पे अटक जाएगा। आप बोलेंगे सर शुरू में तो हो रहा था बाद में नहीं हो रहा। मैं उस वक्त पूछूंगा कि यार वो जिस तरतीब पे मैं आपको काम करने का कहता था, अरे सर वो आ गया था हमें। देखो वहां पे जाके कहीं ना कहीं आप अटकने वाले हो, तो बेहतर ही है कि शुरू में जिस तरतीब पे मैं आपको लेके चलना चाह रहा हूं आप प्लीज स्ट्रिक्टली उसी डिसिप्लिन पे काम करें, राधे देना आप अपनी चलाएं। रिपीट करता हूं, अगर स्ट्रक्चर से जान छुड़वानी है टास्क 2 ये भी करें ये भी करें इंशाल्लाह ताला। एक होता है ना कि यार दवाई खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं असर नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने दवाई सही से ली नहीं है। दवाई लें और भरोसा करें कि हाँ यार मुझे इससे फायदा होगा, तो जरूर आपका वो स्ट्रक्चर पीछा छोड़ देगा। नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग अटकते रहेंगे। और स्ट्रक्चर हम लोग क्यों बना रहे हैं, ताकि जो डेबिट और क्रेडिट में कर रहा हूं मुझे पता होना चाहिए उसका रीजन क्या है। डन है जी। अब आइए बैंक स्ट्रक्चर बनाओ या डायरेक्ट। बैंक कैपिटल कितना अमाउंट, 18,000 18,000 और कुछ पैसा टास्क 2 में क्लास के एंड में मेंशन कर दूंगा। बैंक डेबिट, कैश डेबिट, दोनों जो कारोबार में रिसोर्सेज में इजाफा हुआ है, बैंक बढ़ गया, कैश का बैलेंस बढ़ गया, रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है। एक बात तो बताएं, ये रिसोर्सेज में जो इजाफा हो रहा है क्या ये सेल्स की जा रही है, क्या ये सेल कर रहे हैं और 18,000 और 2,000 में इजाफा हो रहा है क्या ये लोन लिया जा रहा है, क्या ये वो पैसा है जो किसी को हमने माल बेचा था उधार पे उससे आया पैसा। नहीं सर, अगर सुनना, ये पैसा हमारे पास सुनिएगा आ रहा होता किसी को माल बेच के, तो लिखता सेल्स। डन। कारोबार ने पैसा लिया लोन की सूरत में, हवाला देता लोन का। डन। सर लोन भी नहीं लिया ना, कोई सेल शेल हुई है। सर वो किसी कस्टमर को माल बेचा था हमने उधार पे, हो सकता है उससे पैसा आया हो। ठीक। सर ये थोड़ी लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, सर कारोबार शुरू किया है और इतना पैसा बैंक में रखा, इतना पैसा हाथ में रखा, तो इसका मतलब ये पेमेंट फ्रॉम कस्टमर नहीं है, ये लोन नहीं लिया हुआ, ये सेल नहीं की हुई। तो यार जब ये लोन नहीं है, सेल नहीं है, ये कस्टमर से लिया हुआ पैसा नहीं है सर ये क्या है, ये सरमाया है जो ओनर ने कारोबार में लगाया है। तो उसके लिए कौन सा अल्फाज है। देखो मैं कई एंगल से आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर ये जो एंट्री आपने बनाई है इसमें आपने क्या किए, इन दोनों को कंबाइन कर दिए। ये जो एंट्री है ठीक,
मैंने क्या बहुत मुश्किल बात बता दी यहाँ पे हमने डिस्कशन में ये बैंक और कैश के हवाले से जो कैपिटल था इसको भी जरा डिस्कस कर लिया। ऑल्दो डिस्कशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इस चीज को भी जरा रिव्यू कर लिया, रिवाइज करा दिया। और यहाँ पे भी हमने जो चीज सीखी है कि सर एक डेबिट एक क्रेडिट अगर मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे मैंने सिंपल एंट्री का नाम दे दिया, और कंबाइन अगर कर रहा हूं तो मैंने उसको नाम कंपाउंड एंट्री का नाम दे दिया। ये सिंगल नहीं है, ये सिंपल एंट्री है। अपने पास आप नोट करेंगे तो हमने क्या किया, विदाउट द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे क्या बना ली है, डबल एंट्री बना ली। और डबल एंट्री के अंदर हमने देखा एक होती है सिंपल एंट्री और एक होती है क्या, कंपाउंड एंट्री। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ये दोनों एंट्रीज आपको समझ आ गई होंगी। एक बात याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरी अकाउंटिंग का बोझ, पूरी अकाउंटिंग का बोझ, सही है जी, समझे। यहां पे अगर मैं कैफ 1 कहूं, कैफ 5 कहूं, या सीफैप 1 कहूं, इसका जो पूरे का बोझ आ रहा है वो एंट्रीज का आ रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल फाइनेंशियल, समझे। एंट्रीज का पूरा बोझ जो है ना वो किस पे आएगा, आपका कैफ 1, 5 और अपना सीफैप 1 पे। ये वाला पार्ट वीक रह गया ना, अब आगे तो हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े, लेकिन ये वाला पार्ट वीक रह गया जिसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा हर चीज मुतासिर हो। सर टी अकाउंट, यार टी अकाउंट तो एंट्रीज के बाद वाला पोर्शन है। सर वो ट्रायल बैलेंस वो तो बाद का पोर्शन है, इनकम वो सब बाद की चीजें। यार ये वीक रह गया ना, पूरी अकाउंटिंग आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग यहाँ पे समझे आपकी खड़ी हुई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात हो रही है। मैं मिटा दूं वर्ड। अब देखें, ये तो हमने ट्रांजेक्शन 1 को देख लिया। ट्रांजेक्शन नंबर 2, अच्छा सिंपल एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी आपको, और कंपाउंड एंट्री भी समझ आ गई होगी। कंपाउंड एंट्री भी समझ आ गई। नंबर 2, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी मॉन्टी। बताइए, शाबाश। माल खरीदा है किससे, डी मॉन्टी से। तो माल खरीदा तो परचेज डेबिट कितने का, 580 पाउंड का। और किससे खरीदा है, सही है जी, उधार पे खरीदा है। सर उधार पे जब हम खरीदते हैं तो अकाउंट्स पेबल लिखते हैं। अब उस अकाउंट्स पेबल के साथ आपने उस कस्टमर का या सप्लायर का, जब आप खरीदते हैं उधार पे तो सप्लायर जन्म लेता है या कस्टमर, सप्लायर। तो जब आप माल खरीदेंगे उधार पे तो खाली अकाउंट्स पेबल लिख के आगे नहीं बढ़ना। अरे भाई किसको पैसे देने, उस शख्स का नाम, उस इदारे का नाम मेंशन होना जरूरी है। सर क्यों जरूरी है, अगर आप लोग 10 लोगों से माल खरीदते हैं और सबके आगे आपने बोल दिया पेबल पेबल पेबल, तो हर सप्लायर के साथ आपके डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो किसको कब देना है, कितना देना है, और क्या क्या शराइत हैं,
तो अगर सबको मैं टेबल का नाम दे दूंगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा मैं कौन से वाले सप्लायर की बात कर रहा हूं, कौन से वाले क्रेडिटर की बात कर रहा हूं। तो हमने यहाँ पे उसका नाम मेंशन लाजमी तौर पे करना है। यहाँ पे कोई क्लास भी है क्या? कॉस्टिंग, तो हमने यहाँ पे मेंशन करना भी जरूरी है। ठीक हो गई वाली बात? अच्छा, दूसरा देखें, हो गया। तीसरे पे आ जाइए। तीसरे पे बॉट फिक्सचर्स एंड फिटिंग 2300 पेइंग बाय चेक। हम लोग फिक्सचर्स एंड फिटिंग खरीद रहे हैं और अदायगी कर रहे हैं चेक के थ्रू, अदायगी कर रहे हैं हम लोग चेक के थ्रू। तो बताइए यहां पे क्या होगा? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, सर ये क्या होता है? फिक्सचर्स एंड फिटिंग क्या होता है? ये जो यहाँ पे फॉल सीलिंग लगी हुई है, ठीक, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं फॉल सीलिंग लगी हुई है, देख रहे हैं ना ऊपर ये जो पंखे शंखे लगे हुए हैं, और ये जो आप साइड पे देख रहे हैं थोड़ा सा डेकोरेशन के हवाले से चीजें लगी हुई हैं, और ये जो हमारा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये रॉस्ट्रम रखा हुआ है या टाइल लगे हुए हैं, पूरा एक सेटअप आपको बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी? तो मुझे बताइए, क्या ये केएनएस ने जो अपने रूम को डेकोरेट करने में फिटिंग शिटिंग्स लगाई हैं, क्या केएनएस वालों के लिए ये केएनएस के लिए कमाने का जरिया है या नहीं है? बोलिए। जिस तरह से ये बिल्डिंग, जिस तरह से ये फर्नीचर, जिस तरह से यहाँ पे जनरेटर, इक्विपमेंट्स, प्रोजेक्टर, कैमरास, लैपटॉप, क्या ये केएनएस के लिए कमाने का जरिया है या नहीं है? बोलिए। है। तो सर इस रूम को भी डेकोरेट करने में यहाँ पे कुछ फॉल सीलिंग लगी है, कुछ ब्लाइंड्स लगी हैं, ठीक है जी, कुछ यहाँ पे लकड़ी का भी काम हुआ है। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? यहाँ पे टाइल्स लगाए गए हैं, समझ आ रही है बात? यहाँ पे लाइट एलईडीज वगैरह लगाई गई हैं। एलईडीज की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फिटिंग्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, सही है जी। और ये जो हमने यहाँ पे लकड़ी से चीजों को डेकोरेट किया है आप बताइए, क्या ये भी इस जगह की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया गया है खर्चा? बिल्कुल किया गया है। तो आप जिस रेस्टोरेंट में जाएं या जिस फॉर एग्जाम्पल कपड़े की दुकान पे जाएं, अभी दो चीजों की हमने बात की है, तो क्या सिर्फ दुकान में जाते हैं कपड़े टंगे हुए होते हैं, दुकान जाते हैं खाने की तो सिर्फ टेबल बिछी भी होती है, कपड़े लगा हुआ होता है? नहीं सर, पूरा माहौल। और हम लोग किस चीज के चक्कर में जा रहे हो? तो फिर माहौल, एम्बियंस की भी, और वो पैसे वसूली करता है। वही बंदा वही सेम चीज बना के अगर ठेके पे बेच रहा होगा तो प्राइस बहुत रिड्यूस होंगी, लेकिन वही अगर किसी अच्छी जगह रेस्टोरेंट में बुला के एक एम्बियंस पूरा दिया हुआ है, माहौल दिया हुआ है, डिम लाइट वगैरह वगैरह, और 10 तरह के लोग आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, तो उसके पैसे भी वसूली कर रहा होता है। तो वहाँ खाली खाना नहीं होता, वहाँ का माहौल होता है, और माहौल को बनाने के लिए जाहिर सी बात है खर्चा किया हुआ होता है, जिस तरह से आपको इस रूम का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। तो फिक्सर्स एंड फिटिंग क्या है? एसेट है। कौन सा एसेट है? नॉन करेंट एसेट है। और जब हम ये खरीदते हैं, ठीक, चीजों को मजीद चार चांद लगाने के लिए, तो वो हमारे कारोबार का क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है। तो फिक्सर्स एंड फिटिंग कारोबार का एसेट है। कितने से डेबिट हो रहा है? अमाउंट मेंशन है ना, 2300। अच्छा जी, यानी कि हमने बात को जो इतना लंबा खींचा वो सिर्फ रीजन ये था कि आप पहचान लें कि यहाँ पे बड़ा खर्चा हुआ है। हम यही बोलेंगे ना, बड़ा खर्चा किया हुआ है। ऊपर जो कौन सा रूम था जहां पे हमारी क्लास हो रही थी? जीआर, जीसीआर नहीं, वो कौन सा रूम? ईआर। हाँ, सब नहीं जाने एक दिन यार। अरे यार वो मैयत में लोगों की वालदा का ना, बताता हूँ मैं एक मिनट। के अंदर पैक कर देता हूँ। अच्छा जी, इस ये वाली बात हो गई, थर्ड ट्रांजिशन क्लियर। नंबर फोर्थ पे आइएगा। अच्छा मुझे बताइए, नंबर फोर्थ में पढ़ रहा हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या फोर्थ आप खुद कर सकते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। फोर्थ कर सकते हैं? नंबर 5, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा अल्फाज। 650 पाउंड के माल खरीदे जा रहे सी जॉर्ज से। सर बॉट का वर्ड लिखा हुआ हो या परचेज का वर्ड लिखा हुआ हो या एक्वायर का वर्ड लिखा हुआ हो, उर्दू में क्या बोलूंगा? बॉट का मतलब खरीदना, एक्वायर का मतलब खरीदना, सही है जी। परचेज का मतलब भी क्या है? खरीदना। हम लोग ने कौन सा वर्ड चूज किया है?
या तो परचेज या तो इन्वेंट्री। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ने कौन से वर्ड को लेके चलना है थ्रू आउट? परचेज को। तो इसका मतलब बॉट गुड्स लिखा हुआ है तो बॉट नहीं लिखना, क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? परचेज। कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? परचेज। तो मेरे ख्याल से नंबर 5 भी कर लेंगे। देखो किधर फिक्सचर्स एंड फिटिंग, द बॉट फिक्सचर्स एंड फिटिंग। अगर आगे लिखा हुआ होता रीसेल का वर्ड, ट्रांजिशन एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने बात की थी। एक्सरसाइज नंबर 1 में याद होगा, इक्विपमेंट रीसेल। यार देखो मैं अगर आगे बढ़ रहा हूं ना, मैं अपना जो भी अब कदम बढ़ाऊंगा, देखो मेरी कुछ अजम्पशन हो कि मैंने पिछली क्लास का जो काम आपको दिया हुआ था, आपसे पूछूंगा कर लिया? आपने बोला हाँ सर कर लिया, तो मेरे दिमाग को यह सिग्नल मिल गया कि एक्सरसाइज 1 और 2 में अब डॉट भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अगला स्टेप रखूंगा। अब मैं अगर आगे स्टेप रख रहा हूं और कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं इसका ताल्लुक पिछली चीज से, तो मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि यार कि कुछ ना कुछ उस काम में गड़बड़ रह गई है, या तो मेरे एंड पे या आपके एंड पे। हमने बात की थी एक्सरसाइज नंबर 1 में, हमने लिखा हुआ था अगर मशीनरी खरीद रहे, इक्विपमेंट खरीदें, फर्नीचर खरीद रहे हैं वगैरह वगैरह, खरीद रहा हूं, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहा हूं। और अगर लिखा हुआ है इक्विपमेंट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग के आगे रीसेल, तो मेरे ख्याल से वजाहत की जरूरत ही नहीं है। रीसेल है तो इसका मतलब खरीद रहा हूं किस लिए? बेचने के लिए। और जब भी कोई चीज खरीदूंगा मैं बेचने के लिए, तो मैं उसको किस नाम से मेंशन करूंगा? यहाँ पे परचेज के नाम से। अब देखो नंबर 3 में लिखा हुआ था बॉट फिक्सचर्स एंड फिटिंग। अगर लिखा हुआ था फॉर रीसेल, तो मैं अल्फाज कौन से चूज करता? परचेज का। लेकिन बात कोई की भी नहीं है, तो हमने सिंपल उसको किस नाम से पुकारना है? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स के नाम से पुकारना है। डन। नंबर 6 बताइए, पेड रेंट। ठीक है जी। बॉट स्टेशनरी पेइंग बाय चेक। सर ये स्टेशनरी के हवाले से क्या बात है? स्टेशनरी, स्टेशनरी को हम लोग अपना एक्सपेंस काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे सर हमारा ऑफिस है या हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रोजमर्रा की बुनियाद पे जो है मार्कर या तो खरीद रहे होते हैं, नए आ रहे होते हैं, या तो रिफिल कर रहे होते हैं, डस्टर्स आ रहे हैं, बोर्ड को क्लीन करने के लिए कोई ना कोई आपके पास लिक्विड आ रहा होता है। तो सर ये केनेस का खर्चा तो है, केनेस के लिए कमाने का जरिया भी ये बना हुआ है। बात समझ आ रही है? तो सर लेकिन चूंकि इसकी जो हैसियत है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा हैसियत का ये मानंद है ये अपना मार्कर या डस्टर। आप फॉर एग्जांपल केने साहब ने बोला दिखाएं कहाँ एसेट है, क्या है क्या नहीं। मैंने बोला देखें ये हमारी बिल्डिंग है, ये मशीनरी। आपने बोला वाओ ये हमारी मशीनरी भी है, बिल्डिंग भी है, जनरेटर्स भी है, ये हमारे प्लांट है। मैंने बोला ये सारे हमारे कमाने के जरिए। और मैंने एक पर्चे में लिखाया हुआ था कि यार मेरे पास पेपर, पेंसिल, स्टेपलर, ये भी हमारे कमाने के जरिए। तो आप बोलेंगे यार आपने बिल्डिंग बताई ये आपका कमाने का जरिया है, आपने बोला एसेट, आपने बोला ये मशीनरी है, ये इक्विपमेंट है, ये लैंड है वगैरह वगैरह। आपने बोला वाह 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 बड़ी जबरदस्त, आपके पास बड़ी हैसियत के एसेट मौजूद है। मैंने बोला सर 1 मिनट जरूर रखिए, मैं पेपर में एक और चीज दिखाता हूँ। मैंने पेपर निकाला, मैंने बोला सर 10 पेन है, 10 मार्कर है। आपने बोला यार आप तो अच्छा खासा मुनासिब इंसान लगते थे, और अचानक से आपने बोलना शुरू कर दिया कि ये हमारे पास स्टेशनरी, और सर ये भी हमने खरीदी, हमारे एम्प्लॉय यूज करते हैं। आप बोलेंगे ठीक है ये कमाने का जरिए, रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होती हैं चीजें, लेकिन इसको एसेट बोलना मुनासिब नहीं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, जो वर्थ है, एज कंपेयर टू लैंड, एज कंपेयर टू बिल्डिंग, मशीनरीज, इक्विपमेंट, बहुत ज्यादा है, या बहुत बहुत ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। हम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं एक मटेरियल का, और एक अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं इमटेरियल का। लेट्स सपोज आप क्लास में बैठे हुए, मैं मटेरियल का और इमटेरियल का वर्ड आगे जाके कंटिन्यूसली इस्तेमाल करूंगा। आप क्लास में बैठे हैं और आपके टेबल के पास या चेयर के पास 1000 रुपए का नोट जो है वो गिरा पड़ा हुआ है, और आप ही क्लास ले रहे हैं, अगर 1000 का नोट नहीं पड़ा हुआ तो 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है। मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो आपका क्लास लेने के माहौल को जो है वो पूरा हराम कर सकती है? यानी ये क्लास जो है ना वो पूरी बर्बाद हो सकती है। ऑल दो टीचर बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, 1000 रुपए का नोट आपको क्लास लेने देगा?
गिरा हुआ पड़ा हुआ है और 5 रुपए का नोट, तो बताएं 1000 रुपए आपके लिए ज्यादा हैसियत रखता है या 5 रुपए? कोई बंदा बोलेगा सर मेरे लिए पैसे का कोई मसला ही नहीं है। 1000 रुपए जो है अगर आपके सामने गिरा पड़ा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपके क्लास पे इम्पैक्ट जरूर आएगा, क्योंकि आपको यही टेंशन होगा 1000 किसका है, मेरा तो नहीं है, अगर मेरा नहीं है तो हो सकता है मेरा हो जाए। तो 1000 रुपए आपकी नजर में क्या हैसियत रखता है? ज्यादा हैसियत रखता है, मटीरियल सिग्निफिकेंस ज्यादा है। और वही अगर 5 रुपए का सिक्का गिरा पड़ा हुआ है तो आप बोलेंगे दफा करो यार, हमने क्या करना 5 रुपए का। तो दोनों में हैसियत किसकी ज्यादा है आपकी नजर में? 1000 की, और उसके सामने 5 रुपए की वो हैसियत नहीं है। तो जो मटेरियल है वो क्या है? अमाउंट 1000, और वो जो 5 है वो क्या है? बोलिए, इममटीरियल। अब बताइए आगे, स्टेशनरी और गुड्स रिटर्न टू डी मॉन्टी। एक काम ये करें, सिर्फ आपने एक्सरसाइज 4 अगर आप पूरी करना चाहते हैं तो पूरी भी कर लें, लेकिन हम अपने काम को यहां पे स्टॉप करें एक्सरसाइज नंबर 4 कि आपने 7 तक तो काम करके ही आना है। और अगर आप पूरी निपटा भी लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अच्छा, अब क्या है कि मैं एक्सरसाइज 4 का, एक्सरसाइज 5 का, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं अभी मौजूद, सही है, इन्होंने क्या करना है कि मैं सबके साथ इसका सोल्यूशन शेयर नहीं करने वाला। आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, ग्रुप में नंबर होगा, सब कहीं ना कहीं ग्रुप में मौजूद होंगे। मुझे इस नंबर पे मैसेज करें 0334399330 पे। मैं इसका सोल्यूशन आपको शेयर कर देता हूं ताकि आप एक्सरसाइज नंबर 4 और 5, सही है, अगली क्लास से पहले कंप्लीट करके आते। अब मैंने एटलीस्ट आपको एक स्टेप तो मैंने आगे बढ़ाया है, एक कदम तो हमारा आगे बढ़ा है। अब आपने करना क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं इसका हैंडआउट आपके साथ शेयर करूंगा। वो लोग जो मुझे मैसेज करेंगे मैं हैंडआउट शेयर कर दूंगा उनके साथ अलॉन्ग विद सोल्यूशन। तो जितना जल्दी आपका कौन सा वाला काम, ये वाला काम सेटल हो जाता है, तो अगली क्लास का हमारा जो प्लान है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी एंट्रीज अगर सॉलिड हो जाती हैं, बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन मुनासिब हो जाती हैं, कि आपको लगे कि हाँ सर अब हमें एंट्री से डर नहीं है, हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आ ही जाती है बात, तो फिर क्या होगा कि मैं अगले फेज पे उतर आऊंगा। याद रखें मैंने आपके साथ फेजेस शेयर किए थे, कुछ 1 से लेके कहां तक थे वो, 8, 9 तक थे, शायद 9 तक। तो अभी हमारा पहला फेज क्या था, ट्रांजिशन, एंट्रीज। तो हमने सेकंड कौन सा है, सॉरी, ट्रांजिशन, स्ट्रक्चर और एंट्री, किसी हद तक इसको पार किए हमने। और दूसरा फेज कौन सा था हमारा, ट्रांजिशन और बोलिए एंट्रीज। हम अभी यहां पे खड़े, हम अभी थर्ड पे नहीं आए। थर्ड क्या, हम देखेंगे, अभी हम थर्ड पे आए नहीं है। समझ आ रही बात? आप मेरे साथ कितना ताउन करें, ताउन क्या, आप ही का कोर्स है, आप ही पास करेंगे, आपकी चीजें जितना जल्द से जल्द बेसिक कवर अप हो जाती है उतना बेनिफिट में। आपने क्या करना है, जो मैंने आपको टास्क बताया था सेकंड टास्क, उसको फॉलो करना है आपने। और सोल्यूशन मैं आपके साथ एक्सरसाइज 4 का और 5 का शेयर कर दूंगा, सिर्फ उन लोगों के साथ जिनका मेरे पास आएगा मैसेज, ग्रुप में मैं शेयर नहीं कर रहा, ताकि आप एक्सरसाइज 4 और 5 को, और इसके अलावा जो अगला हैंड आउट है जिसके अंदर 6, 7, 8, 9, 10 ट्रांजेक्शन एक्सरसाइज आ रही है, मैं उसका भी सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। आप मांगेंगे, लेकिन क्या है कि इस काम को आपने, जितना ज्यादा सोल्यूशन शेयर करूंगा तो एक्सपेक्टेशन उतनी बढ़ जाएगी कि आपने अगली क्लास में इस काम को करके लेके आ जाना है। अगर आप सारी चीजों को एक तरफ छोड़ के इस काम के पीछे पड़ जाते हैं और उसको आज या कल में फारिग कर देते हैं ना, तो क्या जबरदस्त बात हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग को खुद जल्दी भी लगी हुई है, इस काम का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और एक्सरसाइज 5, 6, 7, 8, 9, 10 का भी मैं आपके साथ हैंड आउट जो फिजिकल स्टूडेंट हैं उनको दे दूंगा, बाकी अगर ऑनलाइन जो आ रहे हैं उनके साथ भी शेयर करूंगा। शर्त ये कि आप मुझसे डिमांड करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।